हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एमवी एकेडमी एंड दिस इज़ योर मिथिलेश सर। बच्चों, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक्सरसाइज के सारे अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए बच्चों, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, स्क्रीन के ऊपर है आपके क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, a dipole with its charges minus q and plus q located at the points। तो पॉइंट देखो, माइनस क्यू चार्ज कहाँ पे है, 0 माइनस बी कॉमा 0 यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस पे, और आपका प्लस क्यू चार्ज जो है वो कहाँ पे है, 0 प्लस बी कॉमा 0 यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, इज प्रेजेंट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो मैंने देखो बच्चों यहाँ पे एक ड्राइंग बनाया है, पहले ये ड्राइंग अच्छे से समझ लेते हैं बच्चों। मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया हुआ है बच्चों, यहाँ पे एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक है, ये आपकी ओरिजिन ओ हो गई, ये आपका जेड एक्सिस हो गया बच्चों, देखो जेड जेड डैश। सो बेसिकली मैंने क्या किया, ये ओरिजिन पे तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर दिए हैं बच्चों आपके। ठीक है, फिर अभी चार्जेस क्या बोला था, माइनस क्यू चार्ज जो था वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे था, 0 माइनस बी कॉमा 0 पे, यहाँ दिखा दिया। फिर प्लस क्यू वाला चार्ज जो था वो कहाँ पे था, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, 0 कॉमा बी कॉमा 0 पे, वो यहाँ दिखा दिया बच्चों मैंने। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, सिंस दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इनसाइड किधर रहता है, वो यहाँ पे डायरेक्शन बताया बच्चों, ये फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, सो पी वेक्टर इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर डाइपोल। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से समझ लेना बच्चों, ये जो डाइपोल है इसका लेंथ जो रहता है 2l, वो किसके बराबर हो जाएगा, इधर से इधर मैग्नीट्यूड b है, इधर से इधर भी मैग्नीट्यूड b है, तो हम बोल सकते हैं ना कि हमारा 2l जो है बेसिकली किसके बराबर हो गया, 2b के। देखो ध्यान से, 2l जो है वो किसके बराबर हो गया, 2b के। दिस इज b, दिस इज b, ऐड कर दिया, सो 2l इज इक्वल टू 2b, राइट। अब थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, the equipotential surfaces of this field are planes parallel to the yz planes। तो ये जो सरफेस है मेरा, इस सरफेस का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो प्लेन पैरेलल टू yz प्लेन है, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है बच्चों, और फिर हाउ मच टॉर्क वुड द डाइपोल एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, वो कैलकुलेट करना है। ठीक, अब थोड़ा ध्यान देना, एक एक करके मैं बताता हूं बच्चों, ध्यान से समझना। फर्स्ट पॉइंट पहले लिखता हूं, देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो रहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ध्यान से देखना, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट रहता है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज perpendicular, are always perpendicular to the इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो रहते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, क्वेश्चन में बोला था सिंस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में हमको बोला था सिंस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ दिस फील्ड are planes parallel to yz planes, ऐसा दिया है हमको क्वेश्चन में, राइट। कि हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस देखो ड्राइंग में, यहाँ पे द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ दिस फील्ड आर प्लेन्स पैरेलल टू yz प्लेन्स, ये दिया हुआ था। ठीक है, सो सिंस ये दिया हुआ था, हम अगले पेज में आते हैं। देखो बच्चों, इसकी वजह से हम क्या लिख सकते हैं, हमको पता है, ध्यान देना, हमको पता है कि अगर ऐसा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो रहता है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और वाईजेड प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है, एक्स एक्सिस। तो मैं बच्चों यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर जो है must be perpendicular to yz planes, that is अगर ऐसा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर जो होगा
will be along x axis. This is what is important. तो बच्चों अभी एक बार ध्यान से देख लीजिए, ड्राइंग में देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो मेरा किसके क्रॉस हो गया, अलोंग एक्स एक्सिस, तो वो मैंने यहाँ पे दिखा हुआ है, बिकॉज इट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस एंड योर इक्विपोटेंशियल सर्फेस इज अलोंग वाई जेड प्लेन। ठीक, अब एक बार ये पता चल गया बच्चों, ध्यान से सुनना और समझना, तो आपका ई वेक्टर इधर है और आपका पी वेक्टर इधर है, सो ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा पी वेक्टर जो है वो इस लाइन पे देखो डायरेक्शन दिया हुआ है आपको वहाँ पे, और ई वेक्टर, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर बच्चों। अब आइए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, एक बार हमको ये पता चल गया बच्चों, एक बार हमको ये पता चल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, 2 पॉइंट ऑलरेडी लिख लिया था, थर्ड पॉइंट लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखिए, थर्ड पॉइंट में हम लिख रहे हैं टॉर्क जो है, हमको टॉर्क पूछा था और डायरेक्शन पूछी थी, डायरेक्शन तो हमको पता चल गया बच्चों, अब हम टॉर्क पे आते हैं। टॉर्क जो रहता है इसका फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, टॉर्क आपका हो जाता है P इंटू ई इंटू साइन थीटा, राइट। अब P क्या रहता है स्टूडेंट्स, P होता है आपका Q इंटू 2L, ध्यान से सुनना, इंटू ई इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा है देखो, Q इंटू 2L किसके बराबर है, 2B के, मैंने ड्राइंग में आपको समझाया था, सो Q इंटू 2B इंटू ई इंटू साइन थीटा के जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं बच्चों, 90 डिग्री, बिकॉज थीटा इज एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर, सो साइन 90 कितना होता है 1, यानी कि मेरा टॉर्क जो है टाउ, ये टाउ किसके बराबर हो जाएगा, देखो टाउ हो जाएगा Q इंटू 2B इंटू ई के, तो बच्चों हम यहाँ से लिख सकते हैं, ध्यान देना, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारा टॉर्क जो है, टॉर्क टाउ दैट इज नथिंग बट इट इज 2 इंटू बी इंटू क्यू इंटू ई, तो ये बच्चों हमारा टॉर्क का आंसर हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप बच्चों आप सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए इसको। अब बच्चों अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, 3 चार्जेस -q + q एंड -q आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस ऑन स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग बनाया, ध्यान से समझ लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन बनाया और स्ट्रेट लाइन पे -q + q और -q ये 3 चार्जेस इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि मान लो +q और -q के बीच में डिस्टेंस r है, तो +q और -q के बीच डिस्टेंस कितना हो जाएगा r, बिकॉज दे आर इक्वी डिस्टेंट, और ये r है ये r है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों 2r। मैंने इसको 1 से, इसको 2 से और इसको 3 से डिनोट किया है, ये हमको बाद में हेल्प करने वाला है, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस इज 0, मतलब इन तीनों चार्जेस का जो पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का हो रहा है मिलके, वो अगर 0 है तो हमको रेशियो फाइंड करना है कैपिटल Q इज टू स्मॉल q का, ठीक। एक एक करके चलता हूं बच्चों, ध्यान से देखना और समझना। तो मैं पहले निकालता हूं पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 एंड 2, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 एंड 2। अब 1 और 2 देखो आपको ड्राइंग में दिख रहा है बच्चों, ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू एक है आपका -q चार्ज, दूसरा है आपका +q चार्ज, अपॉन इनके बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चों r, ध्यान से देख लो, यानी ये हमारे पास क्या हो गया -q अपॉन 4πε0 r, ठीक। ऐसे ही बच्चों हम अभी U23 निकालते हैं, ध्यान से देखो। सो 2 और 3 के बीच में बच्चों पहले तो चार्जेस मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये एक हो जाएगा आपका +q और एक हो जाएगा आपका -q, और आपका उन दोनों के बीच में डिस्टेंस तो सेम ही है r, यानी ये कितना हो जाएगा बच्चों, अगेन देखो ये हो जाएगा -q कैपिटल Q अपॉन 4πε0 r, ठीक है। अब आ जाओ अगले पेज में बच्चों, ध्यान देना, U12 हो गया, U23 हो गया, अब मैं U13 निकालता हूं, तो U13 क्या हो जाएगा देखो 1 और 3 के बीच में,
सो 1 क्या था बच्चों, ध्यान से देखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 हमने किसको लिया था, माइनस क्यू को, इनटू मेरा 3 जो था वो क्या था, वो भी माइनस क्यू था, अपॉन उन दोनों के बीच में डिस्टेंस। ड्राइंग देख लो, 1 आपका देखो, 1 आपका ये है माइनस क्यू, 3 आपका क्या है माइनस क्यू, और इनके बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों, ये है 2r। आ जाओ अगले पेज में, तो मैं यहाँ पे बच्चों लिख देता हूँ 2r, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमको मिल जा रहा है क्यू स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा आपका 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना, एज गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या गिवन था, एज गिवन इन क्वेश्चन दैट u सिस्टम जो है, u सिस्टम इज इक्वल टू 0। बट u सिस्टम क्या होता है, u सिस्टम इज टोटल एनर्जी, राइट। सो u सिस्टम इज नथिंग बट u12 प्लस u23, ध्यान से देखना बच्चों, प्लस u13, दिस इज योर u सिस्टम। और u सिस्टम का वैल्यू तो 0 बोला है, सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू u12 का वैल्यू क्या था, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, फिर ये था आपका प्लस, ध्यान देना, प्लस फिर ये था माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, फिर प्लस, और ये था आपका क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। आई होप बच्चों सबको समझ में आया होगा इतना, ठीक है। अब सब में क्या कॉमन है देखो, वो निकाल देंगे। तो बच्चों अभी मैं क्या करता हूँ, कॉमन वाला साइड ये साइड रखता हूँ, ध्यान दो, 0 इज इक्वल टू, ये मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, तो देखो क्या कॉमन निकलेगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये कॉमन निकाल लेते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा देखो, यहाँ पे बचेगा माइनस क्यू, यहाँ पे भी बचेगा माइनस क्यू, और यहाँ पे बचेगा प्लस क्यू अपॉन 2। ध्यान से देखना बच्चों, अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ बच्चों, ठीक है, और ये वाला पूरा टर्म जो है वो उधर आ जाओ अगले पेज में, एक बार ध्यान से देखना। तो मैं एक बार ही इसको ऐसे लिखता हूँ बच्चों, ध्यान से देखो, q अपॉन ये था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इन ब्रैकेट माइनस क्यू प्लस q अपॉन 2, ये सब किसके बराबर था, 0 के। एक बार देख लो बच्चों, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इन ब्रैकेट माइनस क्यू प्लस q अपॉन 2, ये सब किसके बराबर है, 0 के। अब ध्यान देना, ये पूरा जो टर्म है बच्चों, ये जब वो साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा। मतलब मैं अभी अगले स्टेप में क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, कि देयरफॉर माइनस क्यू प्लस q/2, ये पूरा टर्म जो है दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि -2q प्लस q/2 जो है दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो ये -2q को उधर शिफ्ट कर दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, q/2 जो है दैट इज इक्वल टू 2q, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखो, 2q जो है दैट इज इक्वल टू q/2, 2 को नीचे ले लीजिए तो हमारा q जो है वो हो जाएगा q/2 इंटू 2 बिकम्स 4, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा ध्यान देना, एक बार हमको ये मिल गया स्टूडेंट्स, एक बार हमको ये मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो बच्चों, ये हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि देयरफॉर रेशियो हमको क्या निकालने का था, देखो कैपिटल Q अपन स्मॉल q, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1/4। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों, स्मॉल कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q का रेशियो जो है दैट इज इक्वल टू 1:4, दैट इज 1/4। आई थिंक बच्चों आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, अ कैपेसिटर हैज सम डाइलेक्ट्रिक बिटवीन इट्स प्लेट्स। तो एक कैपेसिटर है, उसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेट है, एंड द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स, और उसको अपन ने एक डीसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। द बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड, तो पहले बैटरी डिस्कनेक्ट किया एंड देन द डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव, तो बैटरी डिस्कनेक्ट किया और डाइलेक्ट्रिक को रिमूव कर दिया। State whether the capacitance, the energy stored, the electric field, charge stored and voltage will increase, decrease or remain constant. So basically ये कंप्लीट थ्योरी क्वेश्चन है बच्चों, मैं एक एक करके समझाता हूँ, ध्यान से देखना। फर्स्ट पॉइंट लिखता हूँ बच्चों इसका, when the capacitor
is connected टू अ डीसी सोर्स। तो जब हमने उसको एक डीसी सोर्स से कनेक्ट किया था, टू अ डीसी सोर्स, इट गेट्स चार्ज्ड। ध्यान से देखना, तो ये पहले क्या हुआ, चार्ज्ड हुआ, सो इट गेट्स चार्ज्ड। सेकेंड पॉइंट देखो, द बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड, द बैटरी इज नाउ डिसकनेक्टेड। अब बैटरी को हमने डिसकनेक्ट कर दिया है बच्चों, द बैटरी इज डिसकनेक्टेड, सो नो मोर चार्ज, सो नो मोर चार्ज कैन फ्लो इन इट। अब अगर ऐसा है तो हम क्या बोल सकते हैं, द बैटरी इज नाउ डिसकनेक्टेड सो नो मोर चार्ज कैन फ्लो इन इट, एंड हेंस हम क्या बोल सकते हैं कि चार्ज जो है आपका, ध्यान से देखो, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है, देयरफॉर जो चार्ज है आपका स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, क्योंकि अपन डिस्कनेक्ट कर दिए हैं, सो चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल रिमेन कांस्टेंट, विल रिमेन कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा, विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया है तो कोई और चार्ज ऐड नहीं होगा, और अगर कोई और चार्ज ऐड नहीं होगा तो चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल रिमेन कांस्टेंट। आई होप बच्चों ये समझ में आया होगा आपको इतना। तो ये हमारा चार्ज के बारे में हमने ये लिख लिया। ठीक, अब आ जाओ अगले पेज पे बच्चों, ध्यान से देखना, एक एक करके लिख रहा हूं, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। अब बच्चों ध्यान से सुनो, ऑन रिमूविंग द डाइलेक्ट्रिक, ऑन रिमूविंग द डाइलेक्ट्रिक, हम क्या कर रहे हैं, बैटरी डिस्कनेक्ट कर रहे हैं और डाइलेक्ट्रिक भी रिमूव कर रहे हैं। सो ऑन रिमूविंग द डाइलेक्ट्रिक, अगर हमने डाइलेक्ट्रिक को रिमूव किया तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, ध्यान से सुनो, ऑन रिमूविंग द डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ध्यान से सुनना, कैपेसिटेंस विल डिक्रीज, विल डिक्रीज। अब इसका रीजन देख लो ध्यान से, कैपेसिटेंस विल डिक्रीज, रीजन अलग कलर से बता रहा हूं बच्चों। अब रीजन क्या है, ध्यान से सुन लो, सिंस आपका सी डी जो रहता है वो क्या रहता है, ये रहता है के इंटू सी। तो अगर हमने सी निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन के। ध्यान से देखो, ठीक है, तो ये रीजन है आपका कैपेसिटेंस का। ठीक है, सो कैपेसिटेंस विल डिक्रीज बच्चों। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलो, ध्यान देना, सॉरी अगले हेडिंग पे। अब आपको एनर्जी के लिए भी पूछा है बच्चों, तो एनर्जी के लिए बात करते हैं। ध्यान से देखो, एनर्जी स्टोर्ड जो रहेगा आपका, एनर्जी स्टोर्ड यू। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, एनर्जी स्टोर्ड यू जो रहेगा आपका, ये क्या रहता है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c बच्चों। तो ये भी क्या हो जाएगा, विल इंक्रीज, एनर्जी स्टोर्ड यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c विल इंक्रीज। अब इसका रीजन क्या देंगे बच्चों, ध्यान से देखिए, इसका रीजन क्या हो जाएगा, आप सबको पता है, सिंस ये जो फॉर्मूला है, सिंस क्यू जो है इज कांस्टेंट, हमने स्टार्ट में ही बात कर लिया था कि चार्ज जो है वो कांस्टेंट हो गया, तो क्यू जो कांस्टेंट है और सी जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला अभी मैंने लिखा, यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, उस फॉर्मूले से हम बोल सकते हैं ना कि अगर क्यू कांस्टेंट है और सी अगर आपका डिक्रीज कर रहा है तो आपका यू जो है वो इंक्रीज करेगा, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चों, आओ अगले पॉइंट पे। अब पोटेंशियल के बारे में पूछा था बच्चों, ध्यान से देखना। सो हमने पॉइंट नंबर 4 कर लिया, अब हम पॉइंट नंबर 5 पे आ रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखो। पॉइंट नंबर 5 में मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना। पोटेंशियल जो रहता है आपका, पोटेंशियल V, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, Q अपॉन C, और ये भी क्या हो जाएगा, दिस हैज टू इंक्रीज। अगेन इफ आई गो फॉर रीजनिंग, इसके रीजन में अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, एज Q जो है इज कांस्टेंट, एज Q इज कांस्टेंट एंड C जो है वो डिक्रीज कर रहा है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि हमारा पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज करेगा। आई होप दिस इज हेल्पिंग यू बच्चों।
ठीक है। आओ अगला पॉइंट ले लेते हैं। अब हमको पोटेंशियल के बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा रहता है ई, ये हो जाता है वी अपॉन डी, राइट, फॉर्मूले से। और ये भी विल ऑल्सो इंक्रीज। अब ये इंक्रीज क्यों करेगा बच्चों, दिस विल ऑल्सो इंक्रीज। अभी इसका रीजन देख लो बच्चों, कलर चेंज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको पता है ई जो है इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है, एंड वी जो है वो आपका इंक्रीज कर रहा है कीपिंग डी कांस्टेंट। तो इन दिस केस हम बोल सकते हैं कि हमारा ई जो है वो इंक्रीज करेगा। आई होप बच्चों दिस इज ओके। सो दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन। बच्चों एक बार क्वेश्चन वापस से देख लेते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों, थियरी क्वेश्चन है कंप्लीटली। हमको क्या बोला है बच्चों, ध्यान से देख लीजिए कि जब भी अपन कैपेसिटर जो रहता है उसका बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिए, ध्यान से देख लो एक बार, बैटरी जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिया और डाइलेक्ट्रिक भी रिमूव कर दिया। तो जब हम ऐसा करेंगे, व्हेन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स इट गेट्स चार्ज्ड, लेकिन जैसे ही हमने डिस्कनेक्ट किया, नो मोर चार्ज कैन फ्लो इन इट, एंड दैट इज वाई चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल रिमेन कांस्टेंट। ये हमने चार्ज के बारे में जान लिया। फिर अगर डाइलेक्ट्रिक अगर हम रिमूव करते हैं तो कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज करेगा, आपको रीजन बता दिया बच्चों। फिर एनर्जी स्टोर्ड जो रहता है ये भी इंक्रीज करेगा। रीजन क्या है, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में क्यू हमारा कांस्टेंट है और सी हमारी डिक्रीज कर रही है, तो हमारा यू जो है वो इंक्रीज करेगा बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक, उसका भी रीजन बता दिया। फिर पोटेंशियल जो रहता है उसका फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन सी बच्चों, अब ये भी इंक्रीज करेगा, क्यों, क्यू तो कांस्टेंट है यानी वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, और सी डिक्रीज कर रहा है मतलब वी इंक्रीज करेगा, ठीक है। फिर आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ई का फॉर्मूला क्या होता है, वी बाई डी। अब ये वी बाई डी इंक्रीज इसलिए करेगा क्योंकि अगर ये कांस्टेंट है, हमारा सेपरेशन अगर हमने चेंज नहीं किया हुआ है, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है, और देखो वी तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना, तो अगर वी इंक्रीज हो रहा है तो ई भी इंक्रीज करेगा, ठीक है बच्चों। आई होप आप सब लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे बच्चों, ध्यान से देखना। अब बच्चों देखो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। Find the ratio of the potential difference that must be applied across the parallel and series combination of two capacitors C1 and C2। तो हमने क्या किया है, दो कैपेसिटर C1 एंड C2 एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया और बाद में एक बार सीरीज में कनेक्ट किया है विद देयर कैपेसिटेंसेस इन द रेशियो। C1 और C2 का रेशियो कितना दिया है, 1:2। सो ठीक है, सो दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन दीज टू केसेस बिकम द सेम। और क्वेश्चन में क्या बोला है, उन दोनों कैपेसिटेंस का रेशियो दिया है 1/2 और एनर्जी स्टोर्ड इन द टू केसेस बिकम सेम। मतलब जो एनर्जी आपका पैरेलल में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वही एनर्जी आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। आइए बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। देखो पहले तो गिवन क्या दिया हुआ है वो लिख देता हूं। सो गिवन में हमको दिया हुआ है बच्चों कि आपका C1 और C2 का रेशियो जो है C1/C2 दिस इज इक्वल टू 1/2, और यहीं से बच्चों मैं इसको बना लेता हूं C2 जो है दैट इज इक्वल टू 2C1। ध्यान से देख लेना, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं बच्चों। ऑल्सो आपको बोला हुआ है कि एनर्जी इन पैरेलल, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल, पैरेलल में जो एनर्जी हमारा स्टोर्ड होता है यानी कि यूपी दैट इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज, एनर्जी स्टोर्ड इन, ध्यान से देख लेना बच्चों, एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज, इसको मैं यूएस बोल देता हूँ। तो ये मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ अभी कि यूपी जो है दैट इज इक्वल टू यूएस है, और ये मेरे लिए मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, समझ के लेना स्टूडेंट्स। अब देखो ध्यान से देखना, पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो हमको टू फाइंड बोला है, टू फाइंड क्या बोला है फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स, हमको बोला है रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। मतलब वी हैव टू कैलकुलेट वीपी अपॉन वीएस, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। सॉल्यूशन पे आते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करते हैं। सो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन आप सबको पता है CP जो रहता है पैरेलल में क्या हम लिखते हैं, इट इज C1 + C2, राइट। पर हमको देखो C2 का वैल्यू किसके बराबर है, सो CP जो है मेरा ये किसके बराबर हो जाएगा, CP इज इक्वल टू C1 + C2 के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, देखो 2C1 है वो,
तो यहाँ से मेरे को Cp का वैल्यू मिल गया बच्चों 3C1, ठीक है। और ये मांगता है तो आप लिख सकते हो फ्रॉम, एक मिनट हाँ स्टूडेंट्स, मैं इसको रीराइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट, ठीक है। ध्यान से देख लो, यहाँ पे पहले हम मेंशन कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 मेंशन कर देते हैं, तो यहाँ से हमको Cp का वैल्यू बच्चों ये मिल गया 3C1, ठीक है। अब ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे बाद में, से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। आ जाओ, एक बार हमको ये मिल गया तो हम एनर्जी इन पैरेलल निकाल लेते हैं बच्चों जल्दी से। सो यूपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप सबको पता है फॉर्मूला होता है हाफ CV²। सो हाफ इंटू यहाँ पे Cp है, इंटू पैरेलल में पोटेंशियल को मैंने Vp एज्यूम किया हुआ है, राइट। तो ये हो जाएगा Vp का स्क्वायर, ठीक है। सो यूपी हो जाएगा आपका, यूपी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ इंटू Cp के जगह पे बच्चों मैं लिख दूंगा 3C1 इंटू Vp²। ये पूरा हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। और मैंने Cp के जगह पे 3C1 कहाँ से लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 3। आई होप दिस इज ओके स्टूडेंट्स, सबको समझ में आया ये। अब देखो, हमने पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर लिया, ठीक है। सो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन वी डिड दिस। अब हम फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन आते हैं। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ध्यान से देखना। सो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन स्टूडेंट, सीरीज में आप सबको पता है कैपेसिटेंस हम कैसे लिखते हैं। सो हम लिख सकते हैं इसको 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ध्यान से देख लो, और ये आपका LCM हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा C1 C2 और ऊपर हो जाएगा आपका C1 प्लस C2। तो अगर मैं CS लिखूं बच्चों, तो CS जो है वो हो जाएगा, CS इज़ नथिंग बट C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अच्छा, C1 जो है आपका वो कितना दिया हुआ, ध्यान से देखो, C1 जो है वैल्यू C1 एज इट इज़, C2 जो है वो कितना दिया हुआ है 2C1, ध्यान से देखना बच्चों, अपॉन नीचे C1 को C1 ही रहने दो और C2 को हम लिख लेते हैं प्लस 2C1। तो ये क्या बन जाएगा, एक बार लिखते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 2C1 इंटू C1 द होल अपॉन, ये हो जाएगा बच्चों कितना, 2 + 1 3C1। ध्यान देना बच्चों। अब देखो ये एक C1 और नीचे वाला और ऊपर वाला एक C1 कैंसिल कर लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे अब CS की वैल्यू मिल गई बच्चों, ध्यान से देखना यहाँ पे। सो मुझे CS का वैल्यू मिल गया बच्चों, CS इज़ नथिंग बट इट इज़ 2C1 अपॉन 3। इसको मैं बना लेता हूँ बच्चों इक्वेशन नंबर 5। ध्यान देना, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब अगर एक बार ये मिल गया तो हम एनर्जी इन सीरीज निकाल सकते हैं बच्चों। वो क्या हो जाएगा, इट इज़ 1/2 CS Vs², ठीक। तो यहाँ से US मेरा हो जाएगा 1/2 इंटू, ध्यान देना CS क्या है बच्चों, ये है आपका 2C1/3 इंटू Vs² बच्चों, ध्यान से देख लो, इंटू Vs²। ये हो गया मेरा फ्रॉम 5, इक्वेशन 5 से मैंने वैल्यूज पुट कर दी, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, इसको वैसे ही रखता हूँ, ठीक है। और इसको मैं बोल देता हूँ बच्चों, इसको मैं बोल देता हूँ, ध्यान देना, इसको मैं इक्वेशन को बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 6। अब हमारे पास देखो इक्वेशन 4 है इस पेज पे बच्चों, और हमारे पास इक्वेशन 6 मिल गया। और क्वेश्चन में क्या बोला था, देखो कि ये दोनों इक्वल हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ था, यूपी जो था वो किसके बराबर था, यूएस के। एंड देयरफॉर हम यूपी क्या लिख सकते हैं, देखो इट वाज हाफ इन ब्रैकेट 3C1 in bracket Vp² that is equal to half in bracket 2C1/3 in bracket Vs²। और ये हमको मिला है फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 6। एक बार चेक कर लेंगे बच्चों, तो देखो हाफ 3C1 इंटू Vp², यहाँ से हाफ 3C1 इंटू Vp², और ये आपका हो जाएगा US हाफ इंटू 2C1/3 इंटू Vs², ठीक है। आ जाओ,
अब जो कट होता है वो कट कर लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। तो हाफ और हाफ कैंसिल हो गया आपका, देखो यहाँ से C1 और C1 भी कैंसिल हो जा रहा है बच्चों, ठीक। तो अब हमारे पास जो बचा वो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये हो जाएगा मेरा 3VP² इज इक्वल टू 2VS² अपॉन 3। सो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो ये हो जाएगा VP² अपॉन VS² इज इक्वल टू VP² अपॉन VS² इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। तो यहाँ से बच्चों VP अपॉन VS जो है ये हो जाएगा √2 अपॉन 9। और बच्चों यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि देयरफॉर VP अपॉन VS का जो रेशियो होगा बच्चों, VP अपॉन VS का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा √2 अपॉन 3। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। दिस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन सीरीज कॉम्बिनेशंस, ठीक है। आई होप बच्चों सबको ये समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन एक बार समझ के लेते हैं बच्चों, एक बार ध्यान से देखो। Two charges of magnitude -4q and +2q are located at points 2a, 0 and 5a, 0। तो पहले मैंने क्या किया बच्चों, देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस x डैश y डैश बनाया, ओरिजिन o 0, 0 लिया, और यहाँ से देखो सारे साइड्स में मैंने a, 2a, 3a, 4a, 5a, सिमिलरली a, 2a, 3a, 4a, सिमिलरली a, 2a, 3a, 4a, सिमिलरली देखो -a, -2a, -3a, -4a, ठीक। अब ये कोऑर्डिनेट्स का नाम लिखे, देखो ध्यान से। ये आपका हो गया कितना 4a, 0, दिस इज 0, 4a, दिस इज -4a, 0 एंड दिस इज 0, -4a, ठीक। अब मैंने क्या किया, देखो मैंने एक बच्चों स्फीयर यहाँ ड्रॉ किया है, ध्यान से समझना बच्चों। मैंने एक स्फीयर ड्रॉ किया है, आई हैव ड्रॉन अ स्फीयर टेकिंग 4a एज रेडियस, ध्यान से देखो, स्फीयर ऑफ रेडियस 4a विथ सेंटर एट ओरिजिन। तो सेंटर ओरिजिन पर रख के 4a का रेडियस पकड़ के देखो ध्यान से 4a 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 करके मैंने एक स्फीयर बना दिया, ठीक। अब आपके जो दो चार्जेस थे, एक -4q चार्ज था, वो कहाँ पे था 2a पे, देखो दिखाया है मैंने। सो -4q चार्ज इज एट 2a एंड +2q चार्ज इज एट 5a, 0। तो देखो ये आपका 5a, 0 है, 5a, 0 पे क्या है हमारा +2q चार्ज। अब क्वेश्चन में क्या बोला है एक बार ध्यान से देखो, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 4a विथ इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। तो आपको ड्राइंग समझ में आ गया बच्चों, मैंने एक स्फीयर बनाया था जिसका रेडियस 4a लिया था, सेंटर से सेंटर जो है वो ओरिजिन पे लिया था, और इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल कितना है वो हमको लिखना था, ठीक है। आई होप ड्राइंग सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है बच्चों, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो रहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हम बोलते हैं, एक मिनट हाँ स्टूडेंट्स, ये हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई जो रहता है दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू नेट चार्ज Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या तो Q एनक्लोज्ड, उसके अंदर कितना इनक्लोज्ड है चार्जेस। तो अगर आप ड्राइंग ध्यान से देखोगे बच्चों, तो यहाँ पे -4q चार्ज इस स्फीयर के अंदर इंक्लोज्ड है, ये +2q चार्ज तो बाहर है ना, तो इसको हमको लेने से कुछ मतलब है नहीं। हमारा जो स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर हमारा एक ही चार्ज इंक्लोज्ड है, और वो चार्ज क्या है -4q। तो मैं अगर आंसर लिखने को जाऊँ बच्चों, तो क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई होगा दैट इज नथिंग बट टोटल चार्ज इंक्लोज्ड, सो दैट इज -4q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है सिंपल। इसकी ड्राइंग से हमको समझ में आ जाएगा कि हमारा फाइनल आंसर क्या होगा। आई होप बच्चों आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, इसको ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। पहले तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पढ़ लेते हैं। अ 6 माइक्रोन फैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ 300 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। तो एक कैपेसिटर है, कैपेसिटी दिया हुआ है, इसको चार्ज किया है 300 वोल्ट सप्लाई से। इट इज देन डिस्कनेक्टेड, बाद में क्या किया है कि जिससे चार्ज किया उसको डिस्कनेक्ट कर दिया फ्रॉम द सप्लाई, एंड इट इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड 3 माइक्रोन फैराड कैपेसिटर। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस्ट, एनर्जी कितना लॉस्ट हुआ इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक एक करके चलते हैं बच्चों। पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं, ध्यान से देखो। पहले हम गिवन लिख लेते हैं। देखो गिवन में क्या क्या दिया है बच्चों, आपको C1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 6 माइक्रोन फैराड,
ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻⁶ फेरेड, ठीक है। फिर हमको पोटेंशियल दिया हुआ है, सो V1 की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, दैट इज गिवन टू अस एज 300 वोल्ट। फिर हमको कैपेसिटी 2 भी दी हुई है, वो कितना दिया हुआ है 3 माइक्रोन फेरेड, यानी ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻⁶ फेरेड, ठीक है बच्चों। अब टू फाइंड, हमको फाइंड क्या करने बोला है, एनर्जी लॉस्ट निकालना है। सो बेसिकली मुझे निकालना है यू लॉस्ट, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना, हमको यू लॉस्ट निकालना है। सॉल्यूशन में चलते हैं बच्चों। अब देखो, हम सबको एनर्जी का फॉर्मूला पता है, वी नो दैट एनर्जी जो रहता है आपका, एनर्जी यू, ये क्या रहता है, दिस इज इक्वल टू हाफ CV² होता है स्टूडेंट्स, हाफ CV²। तो इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए बच्चों, क्या मैं लिख दूं यहाँ पे, ध्यान से देखते चलना, जो इनिशियल आपकी एनर्जी होगी, इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी stored in C1 is given as, C1 में जो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा वो हम कैसे लिखेंगे, U1 इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा देखो, हाफ इंटू सी के जगह पे क्या लिख देंगे, C1 इंटू वी क्या है V1, सो दिस इज हाफ C1 V1², ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हाफ इंटू C1 के जगह पे क्या है 6 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू V1 का स्क्वायर, यानी कि 300 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा देखो बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये सिंपल है, ये आपका 2 से, 1 मिनट, हाँ बच्चों ध्यान देना, अलग कलर से कट करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये 2 3 जा 6 और ये 300 जो है ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 10⁻⁴, राइट। सो 9 इंटू 3 कितना हो गया 27, डायरेक्टली लिख रहा हूँ बच्चों, ये हो जाएगा आपका 27 और 10⁴ इंटू 10⁻⁻�6 कितना हो जाएगा 10⁻²। तो बच्चों डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, आप एक बार सिंप्लीफिकेशन देख लेना। सो U1 इज 27 इंटू 10⁻² जूल, ठीक है। सो दिस वॉज आवर दिस। अब बच्चों ध्यान से सुनना, ये मैंने सपोज करो फर्स्ट पॉइंट निकाला इसका, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट निकाला, मैं पॉइंट वाइज करके देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब सेकेंड पॉइंट में हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से सुन लो, आपको ये भी फॉर्मूला पता है कैपेसिटेंस का कि C जो रहता है वो Q/V, यानी कि C1 क्या हो जाएगा Q1/V1। तो यहाँ से बच्चों मैं निकाल सकता हूँ कि मेरा Q जो है बेसिकली, ठीक है, इसको Q लिखता हूँ, Q1 नहीं लिखता हूँ, या तो क्योंकि आपका चार्ज जो है वो तो चेंज नहीं हो रहा है, राइट। सो अगर मैं इसको Q ही रखता हूँ तो भी चलेगा। चलो तो यहाँ से Q1 निकाल देता हूँ, Q बोलता हूँ इसको, ठीक है, नोटेशंस गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, इसको मैं Q लिखता हूँ, ठीक है। C1 इज इक्वल टू Q अपॉन V1, ठीक है। तो यहाँ से मेरा Q जो है, बिकॉज चार्ज जो है वो तो वही रहने वाला है, सो Q जो है वो क्या हो जाएगा आपका C1 इंटू V1। आ जाओ बच्चों आगे, ध्यान देना। तो यहाँ से अभी देखो Q हमको मिल जाएगा, Q इज इक्वल टू, C1 की वैल्यू कितनी थी, ये थी 6 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू V1 था 300, यानी हमको Q की वैल्यू मिल गई 18 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम, ठीक है। ध्यान रखेंगे बच्चों इसको, ठीक है। एक काम करो, इक्वेशन लिख लेते हैं, सो आई से दिस एज इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन वाइज लेके चलते हैं, ठीक है। अब एक बार ये मिल गया बच्चों, ध्यान से सुनना, तो मैं यहीं पे ना बच्चों इसको जो इक्वेशन नंबर 2 लिखा था इसको ऐसे नोटेशन बोल के यहाँ पे लिखता हूँ कि देयरफॉर टोटल चार्ज जो है आपका, टोटल चार्ज ऑफ कैपेसिटर, पूरे कैपेसिटर का जो टोटल चार्ज है वो कितना हो जाएगा, कैपेसिटर C1 कैपेसिटर का जो टोटल चार्ज है वो किसके बराबर हो गया, Q इज इक्वल टू 18 इंटू 10⁻⁴ कूलम, ठीक है। और इसको मैं बना लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2 बच्चों, ठीक। थोड़ा ध्यान देना, अगर आप चाहो तो यहाँ पे हाईलाइट नहीं करोगे तो भी चलेगा, नीचे अपन हाईलाइट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ। थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, अब एक बार ये मिल गया बच्चों, अब देखो थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा बच्चों, ध्यान से सुनना, आपको क्वेश्चन में क्या किया है कि बैटरी जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिया गया है और हमको एक कैपेसिटर लगा दिया गया है। तो अभी इसको ड्राइंग में अगर समझोगे बच्चों तो मान लो ध्यान देना, से सपोज करो ये 2 पॉइंट है, तो पहले जो बैटरी थी, पहले तो ये C1 था आपका यहाँ पे, सो दिस वाज योर C1, और मान लो ये जो है ना आपका, ध्यान से समझना इसको, मान लो ये जो था पहले यहाँ पे बैटरी थी, अब यहाँ पे भी कैपेसिटर एक लगा दिया है बच्चों।
ये आपका हो गया है C2, ये आपकी पॉइंट ए मान लो, ये आपकी पॉइंट बी मान लो। तो यहाँ पे ड्राइंग से आपको पता है C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो। सो मैं यहाँ से अब ऐसा लिख सकता हूँ कि मेरा इक्विवेलेंट जो होगा कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा आपका C1 प्लस C2 बिकॉज दे विल आर इन पैरेलल कनेक्टेड, राइट। C1 की वैल्यू दी हुई थी और C2 की वैल्यू दी हुई थी, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 इज 6 इंटू 10⁻⁻⁶ एंड प्लस ये है आपका 3 इंटू 10⁻⁻⁶। तो मेरा C इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों 9 इंटू 10⁻⁻⁶ फेरेड। ध्यान देना, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोलता हूँ। ये सब कुछ यूज होने वाला है बच्चों। अब पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था देखो, व्हेन 6 माइक्रोन फेरेड कैपेसिटर, when 6 micron farad capacitor is connected to uncharged है वो बराबर, is connected to uncharged capacitor of 3 micron farad, कॉमा चार्ज जो है वो फ्लो करेगा, तो चार्ज फ्लोज एंड बोथ अक्वायर, दोनों के पास क्या हो जाएगा, बोथ अक्वायर अ कॉमन पोटेंशियल। ध्यान दो, बोथ अक्वायर अ कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये जो चार्जेस हैं वो फ्लो होंगे और दोनों के पास सेम पोटेंशियल एक्वायर हो जाएगा थोड़े टाइम में, ठीक। सो अभी मेरे को वो कॉमन पोटेंशियल निकालना है। सो देयरफॉर कॉमन पोटेंशियल जो रहेगा, जिसको हम यहाँ पे V से डिनोट करेंगे, कॉमन पोटेंशियल V जो है वो क्या हो जाएगा, इट इज टोटल चार्ज विच इज Q अपॉन टोटल कैपेसिटेंस जो हमने हमारे नोटेशंस में बोला है C इक्विवेलेंट। तो यहाँ से बच्चों ध्यान से देखो, V जो है वो क्या हो जाएगा, टोटल चार्जेस 18 इंटू 10⁻⁻⁴ है स्टूडेंट्स, अपॉन टोटल कैपेसिटेंस कितना है, ये है आपका 9 इंटू 10⁻⁻⁶। और ये दोनों वैल्यूज़ मैंने कहाँ से लिए हैं, फ्रॉम इक्वेशन Q जो था वो इक्वेशन 2 से, और ये है इक्वेशन 3 से। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ऐसा यहाँ पे बता दिया बच्चों, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अलग कलर से कट कर लेता हूँ, 9 और ये 2 हो जाएगा, और ये देखो 10⁻⁻⁴ और ये 10⁻⁻2 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और आप सबको पता है कि 10⁻2 मतलब 100। सो मेरा V जो है वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻2 दैट इज 200, राइट। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बच्चों। सो V इज 200 वोल्ट। ये हमको कॉमन पोटेंशियल बच्चों मिल गया, ठीक है। अब एक बार ये कॉमन पोटेंशियल मिल गया, तो आइए अगले पेज पे चलते हैं बच्चों, ध्यान देना। अब मैं क्या करता हूँ, फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकाल लेता हूँ बच्चों। फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इनिशियल हमने निकाला था, जिसको हमने U1 बोला था। अब फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ बोथ कैपेसिटर्स कॉम्बिनेशन इज, अब देखो इसको मैं U2 बोल रहा हूँ बच्चों। तो U2 क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, अब हमको क्या है, दोनों कैपेसिटर साथ में रखे हैं तो हमारा C इक्विवेलेंट इंटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर, ठीक। सो U2 इज इक्वल टू हाफ इंटू C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, दैट इज 9 इंटू 10⁻⁻⁶, राइट बच्चों, इंटू V स्क्वायर। सो V इज हाउ मच, 200 का स्क्वायर। अब ये बच्चों हो जाएगा U2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻100 का स्क्वायर बच्चों 4 हो जाएगा। अब देखो अगर इसको कट करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, तो ये अभी क्या हो जाएगा, देखो ये 2 और ये 4 कट करके 2 हो गया, 2 इंटू 9 18 हो गया बच्चों। तो अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देखो U2 का वैल्यू हमको मिल गया 9 2 18 इंटू 10⁻⁻⁶ और 10⁻⁴ में क्या बचेगा, 10⁻⁻2 जूल। सो बच्चों अभी देखिए ये हमारे लिए, देखो हमने पहले इक्वेशन 3 बनाया था बच्चों, तो मैं इसको अब इक्वेशन नंबर 4 बोल दूंगा। ध्यान से देखते चलो बच्चों। अब देखो हमको इक्वेशन 4 U2 मिल गया बच्चों। आइए पीछे
हमने u1 भी निकाल के रखा है। देखो देखो हमने इक्वेशन 1 से u1 निकाल के रखा है 27 इंटू 10⁻⁻² बच्चों। तो हमको क्या बोला था, एनर्जी लॉस निकालना है ना बच्चों। आओ हम एनर्जी लॉस निकालते हैं। देखो सो अब मैं फाइनली क्या बोलूँगा कि देयरफॉर पॉइंट नंबर 6 में कि देयरफॉर एनर्जी डिसिपेटेड ड्यूरिंग या इन द फॉर्म ऑफ energy dissipated in the form of heat and electromagnetic radiation is उस एनर्जी लॉस्ट को मैं डेल्टा यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो डेल्टा यू हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट u1 माइनस u2। u1 का वैल्यू कितना था बच्चों, दैट वाज 27 इंटू 10⁻⁻², राइट, माइनस u2 कितना है, दैट इज़ 18 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज़ मैंने कहाँ से लिए हैं बच्चों, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, ये दोनों वैल्यूज़ मैंने कहाँ से लिए हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन, एक मिनट हाँ बच्चों, ये हमने लिए हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन, आई थिंक लास्ट वन इज इक्वेशन नंबर 4, आई होप, या इक्वेशन 4। अब बच्चों खाली इसको माइनस करना है, तो देखो दोनों में 10 का पावर तो सेम ही है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि डेल्टा यू जो है दैट इज इक्वल टू 27 माइनस 18 इज 9 इंटू 10⁻⁻² जूल। So this much amount of energy is dissipated or lost in the form of heat and electromagnetic radiation. I hope बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर है बच्चों। क्वेश्चन में क्या बोला एक बार देख लेते हैं। 125 स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ 0.5 माइक्रोन कूलम एंड ईच ऑफ डायमीटर 0.1 मीटर फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। तो बच्चों देखिए ध्यान से, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पलरी ड्राइंग बनाया है आपके लिए। ये मान लीजिए एक छोटा सा स्मॉल ड्रॉप है जिसका रेडियस मैंने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया और जिसकी डायमीटर जो होगी, अगर ये रेडियस तो आप सबको पता है डायमीटर जो रहता है वो 2 टाइम्स रेडियस होता है। ठीक है, तो मैंने स्मॉल ड्रॉप का जो रेडियस है उसको स्मॉल आर से और डायमीटर को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया है। और ऐसे टोटल 125 ड्रॉप्स है बच्चों, 125 बोला है, ऐसे ड्रॉप्स हैं जो मिल करके क्या बना रहे हैं, अपने को बिग ड्रॉप बना रहे हैं। तो मान लीजिए बिग ड्रॉप का रेडियस जो है वो मैंने कैपिटल आर कंसीडर कर लिया, ठीक है, और उसके डायमीटर जो है वो मैंने कैपिटल डी कंसीडर कर ली। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, डेटा के हिसाब से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था बच्चों, टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स हमको दिया हुआ है। ध्यान से देख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो है n, इसकी वैल्यू हमको दी हुई है बच्चों कितना, 125। ठीक है, फिर ध्यान से सुनना बच्चों, चार्ज ऑन स्मॉल ड्रॉप जो है हमारा, चार्ज ऑन स्मॉल ड्रॉप, उसकी वैल्यू हमको दी हुई है। ठीक है, सो चार्ज ऑन स्मॉल ड्रॉप जो है उसको मैं स्मॉल q से रिप्रेजेंट करता हूं और इसकी वैल्यू हमको कितना दी है बच्चों, ये दिया हुआ है मुझे 0.5 माइक्रोन कूलम। इसको बच्चों मैं लिख लेता हूं 0.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, जो कि हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है बच्चों, अब आइए आगे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, एक बार हमको टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स मिल गया, चार्ज ऑन स्मॉल ड्रॉप मिल गया, डायमीटर हमको दिया हुआ है स्मॉल ड्रॉप का, राइट। सो डायमीटर ऑफ स्मॉल ड्रॉप, हमको स्मॉल डी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 0.1 मीटर। ध्यान से सुनना बच्चों, अब अगर ये 0.1 मीटर है बच्चों तो देयरफॉर हम रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप जो होगा हमारा बच्चों वो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप दैट इज स्मॉल आर इज इक्वल टू d/2, यानी ये हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाई 2 एंड इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी बच्चों
0.05 which can be written as 5 into 10 raised to -2 मीटर। आई होप बच्चों क्लियर है इतना। अब ध्यान से देखिए अगला, मान लो बच्चों ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो यहां से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, लेट पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप, जो छोटा ड्रॉप है अगर मैं उसके पोटेंशियल को, लेट पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप इज v, मान लो मैं पोटेंशियल जो है स्मॉल ड्रॉप का उसको v मान लेता हूं, तो बाई फॉर्मूला बच्चों क्या रहता है, ध्यान से सुनिएगा, बाई फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, हम v को ऐसे लिखते हैं क्या, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर, ये हमारा फॉर्मूला होता है, वेयर q आपका चार्ज हो गया, r आपका डिस्टेंस हो गया, राइट। और इसको बच्चों मैं इक्वेशन नंबर 1 बना लेता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है। आ जाओ आगे आ जाओ बच्चों, वैल्यू सारे पुट करते हैं उस इक्वेशन में, तो v हमारा कितना हो जाएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम डायरेक्टली 9 इंटू 10⁻⁹ लिख सकते हैं बच्चों, इंटू क्यू का वैल्यू हमारे पास था 5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू आर जो आपका डिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 5 इंटू 10⁻², ठीक। कैंसिल कर दिया, देखो ध्यान से, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया बच्चों, और ये आपका 10⁻² और ये 5 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये -5 हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली अब हमारे पास क्या मिल जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना, वो 10 - 5 है और ये 10⁻9 है, तो एक बार लिखता हूँ बच्चों, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है v इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻5, दैट मीन्स मुझे v का वैल्यू मिल जाएगा बच्चों 9 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट, ये मेरे को v मिल गया स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ, ठीक। अब बाय प्रिंसिपल ऑफ, इंपॉर्टेंट है ये भी बच्चों, बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, हम क्या लिख सकते हैं, देखो चार्ज ऑन बिग ड्रॉप जो होगा, चार्ज ऑन बिग ड्रॉप, इसको मैं कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करता हूं, या तो क्यू डैश ले लेते हैं बच्चों, ठीक है, चलिए। सो चार्ज ऑन बिग ड्रॉप जो है क्यू डैश, दैट इज इक्वल टू एन इंटू क्यू, तो हमारा क्यू डैश जो होगा वो कितना हो जाएगा, एन इज 125 इंटू क्यू, ध्यान देना, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए, बाई कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम बच्चों, ध्यान से देखना, बाई कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, बाई कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कंजर्व रहने वाला है बच्चों तो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऑफ जो बिग ड्रॉप है आपका, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, इसका जो वॉल्यूम होगा दैट इज इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, ये हम लिख सकते हैं बाय वॉल्यूम कंजर्वेशन, ठीक है। अब आप सबको पता है सिंस इट इज अ स्फीयर, वॉल्यूम क्या रहता है 4/3, सो ये हो गया मेरा 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर फॉर बिग ड्रॉप, एन इंटू, एन की वैल्यू लिख लेते हैं बच्चों डायरेक्टली, चलो, एन की वैल्यू कितनी है 125 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप जो होगा वो हो जाएगा 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब। देखो अब बच्चों जो कैंसिल होने वाला है वो कट कर लेते हैं, देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई कट हो गया, हमारे पास क्या बचा, देखो हम इसको लिख सकते हैं आर क्यूब जो है दैट इज इक्वल टू, अच्छा 125 को हम 5 क्यूब लिख सकते हैं इंटू आर क्यूब, यानी ये हो जाएगा हमारा आर द होल क्यूब इज इक्वल टू, दोनों का पावर सेम है, कॉमन ले सकते हैं, देखो ऐसे, यानी कि मेरे को कैपिटल आर जो है वो हो गया मेरा 5 इंटू स्मॉल आर, ये बच्चों हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। आई होप सबको इतना समझ में आया होगा बच्चों। आइए आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, नाउ ध्यान से देखिए, लेट पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप, जो बड़ा ड्रॉप है बच्चों, अगर मैं उसके पोटेंशियल को, लेट पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप जो है इज, इसको मैं अब बच्चों v डैश ले लेता हूं, ध्यान से देखना, तो देयरफॉर बाय फॉर्मूला, जैसे हमने पहले किया वैसे ही अगर हम इसका फॉर्मूला लगा दे, देयरफॉर बाय फॉर्मूला
मेरा जो वी डैश होगा बच्चों, ध्यान से सुनना, वी डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू डैश अपॉन आर, कैपिटल आर बड़े वाले ड्रॉप के लिए है बच्चों, ठीक है। अब देखो वी डैश इज इक्वल टू 1/4πε0 वैसे ही रहने देंगे, इंटू क्यू डैश की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों ध्यान से, 125Q, ठीक है। क्यू डैश हमारा क्या था, 125Q अपॉन कैपिटल आर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5R। और ये हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। एक बार देख लेते हैं। सो हमने इसको देखो, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, क्यू डैश 125Q और कैपिटल आर इज इक्वल टू 5 इंटू स्मॉल आर, इन दोनों इक्वेशन से हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो जो कट होता है उसको कट कर लेते हैं बच्चों। सो अभी देखो ये 5 और ये 125 कैंसिल होकर के यहाँ पे 25 बच जाएगा। तो मैं अभी क्या लिख सकता हूँ अगले स्टेप में, वी डैश जो है दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 बच्चों ध्यान से देखना, इनटू क्यू अपॉन आर, इन पूरे को साथ में रखता हूं, इंटू 25 ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स। अब थोड़ा समझ के लीजिए बच्चों इसको, वी डैश इज इक्वल टू, ये देखो जो मिला है 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर, ये हमारे लिए बेसिकली देखो इक्वेशन 1 हमने उसको वी लिखा है, तो ये मेरे लिए हो गया v इंटू 25, और ये मैंने बोला कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमको क्या बोलता है, 1/4πε0 इंटू स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर जो है वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v के। और हमने ऑलरेडी बच्चों v का वैल्यू निकाला हुआ है, v का वैल्यू हमने ऑलरेडी कितना निकाला हुआ है, 9 इंटू 10⁴। सो 9 इंटू 10⁴ इंटू 25, और ये बच्चों हमने कहाँ से लिख दिया, फ्रॉम इक्वेशन 2। आई होप बच्चों इतना सबको क्लियर है। अब खाली आपको मल्टीप्लाई कर देना है। सो वी डैश इज वंस मल्टीप्लाइड बिकम्स 225 इंटू 10⁴ वोल्ट। अब आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए, या अगर आप 2 पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिखना चाहते हैं तो बच्चों आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी डैश जो है दैट इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10⁶ वोल्ट। आप दोनों में से कहीं पे भी आंसर लिख सकते हैं बच्चों, चलता है। आई होप बच्चों आप सब लोगों को समझ में आया। तो हमको नए वाले ड्रॉप का, बड़े वाला जो बिगर ड्रॉप था उसका हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया इसको, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ लीजिए बच्चों एक बार ध्यान से। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, the dipole moment of a water molecule, the dipole moment of a water molecule is 6.3 into 10⁻30 कूलम मीटर। सो आपको डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है बच्चों, अ सैंपल ऑफ वाटर कंटेन्स 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमको दिए हुए हैं वो कितना दिया हुआ है, 10⁻21, ठीक है। whose dipole moments are all oriented in an electric field of strength 2.5 into 10⁵ Newton per coulomb. Calculate the work to be done to rotate the dipole from their initial orientation θ1 equal to 0 to 1 in which all the dipoles are perpendicular to the field, that is θ2 equal to 90 डिग्री। तो बच्चों बेसिकली हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है एक बार फटाफट देख लेते हैं बच्चों। आपको गिवन में बच्चों इन्होंने दिया हुआ है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दिए हैं। देखो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इसकी वैल्यू उन्होंने दी है 10⁻21। ध्यान से देख लेना बच्चों। फिर आपको डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, डाइपोल मोमेंट ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट बोल के आपको वैल्यू दी हुई है बच्चों। और इसकी वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, ये दिया हुआ है मुझे 6.3 इंटू 10⁻30 कूलम्ब मीटर, ये अपने को दिया हुआ है बच्चों। ध्यान से सुन लेना। तो बच्चों यहीं से अगर मैं टोटल डाइपोल निकाल दूं, देयरफॉर टोटल, ध्यान से सुन लेना बच्चों, देयरफॉर टोटल डाइपोल मोमेंट अगर मैं निकाल दूं, सो टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ द सैंपल जिसको हम P से डिनोट करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर इंटू
एक का वैल्यू, सो 6.3 इंटू 10⁻⁻30 ये एक का है, एक वाटर मॉलिक्यूल का है। और ऐसे कितने टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? 10⁻21। ठीक है बच्चों, सो यहाँ से हमको P की वैल्यू मिल जाएगी 6.3 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। ठीक है बच्चों, आई होप इतना सबको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अब आगे चलते हैं, ध्यान देना। वंस वी हैव गॉट P, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी वैल्यू दिया हुआ है। देखो E की वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है? 2.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। एंड देन आपको θ1 जो है, हम हमारे नोटेशंस में इसको या तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। चलो, θ1 की वैल्यू आपको दी हुई है 0 एंड θ2 की जो वैल्यू है वो दी हुई है आपको 90 डिग्री स्टूडेंट्स। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दे देना बच्चों, हमको फाइंड करने के लिए क्या बोला है? आपको वर्क डन निकालना है बच्चों। सो टू फाइंड वर्क, हमको वर्क निकालना है स्टूडेंट्स। इसका फॉर्मूला हम सब ने पढ़ा हुआ है, मैं सिंपली फॉर्मूला यूज कर रहा हूं बच्चों। वी नो दैट वर्क जो रहता है आपका, वर्क डन टू रोटेट the dipole is W जो रहता है आपका, that is equal to PE in bracket cos, ध्यान से देखना बच्चों, θ1 माइनस cos θ2। तो अभी हम क्या करेंगे? देखो यहाँ से वर्क निकालना है तो P की वैल्यू है, E की वैल्यू है। सो ये सिंपली मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखो, P इंटू ई वैसे ही रखता हूँ, पहले एंगल पुट कर लेता हूँ। सो θ1 की वैल्यू कितनी है? 0 माइनस दिस इज cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री आप सबको पता है 0 होता है, तो मेरा ये हो जाएगा PE इन ब्रैकेट cos 0 इज 1 माइनस cos 90 इज 0। आ जाइए अगले पेज पे बच्चों, ध्यान से देखिए। तो हमारा वर्क डन जो है वो बच्चों कितना हो जाएगा? W हो जाएगा P इंटू ई। आई होप दिस इज ओके बच्चों। अब आपको P का वैल्यू पता है बच्चों, कितना आया था हमारे पास? 6.3 इंटू 10⁻⁹ था ये, इंटू E की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2.5 इंटू 10⁵. ठीक है, अभी हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों। सो 6.3 इंटू 2.5 दिस इज 15.75 इंटू 10⁻⁹ 10⁵, ये हो जाएगा मेरा 10⁻⁴। तो आप आंसर या तो यहाँ छोड़ सकते हैं बच्चों, 15.75 इंटू 10⁻⁴। आप चाहो तो आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हो बच्चों, ध्यान से देखना। तो अपन यहाँ पे इतना जूल लिख सकते हैं इसको, या अगर एक डेसिमल के बाद छोड़ना है तो भी आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि W जो है दैट इज इक्वल टू 1.575 इंटू 10⁻⁴। देखो मैंने एक डेसिमल जो है वो अंदर ले लिया, तो मैंने इंटू 10⁻⁴ किया। ठीक है, बेसिकली ऊपर वाले नंबर से मैंने 10 जो है वो बाहर निकाल दिया है। ठीक है, इंटू 10⁻⁻⁴। सो ये आपका, हम अगर एक डिजिट के बाद लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 1.575 इंटू 10⁻³ जूल। तो आप चाहो तो आंसर ऊपर वाले जगह पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों समझ में आया होगा बहुत आराम से। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और समझिए। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, इसकी ड्राइंग समझ लेते हैं, फिर इसके कैलकुलेशंस पे आते हैं बच्चों। अ चार्ज 6 माइक्रोन कूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। देखिए हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया बच्चों, और ओरिजिन पे एक चार्ज रखा हुआ है 6 माइक्रोन कूलम, और इसको मैंने नोटेशन दिया है Q2। ठीक है, सो मान लो Q2 की वैल्यू है 6 माइक्रोन कूलम, and another charge -5 micron coulomb is placed on the y-axis at a position of 0,6.0, that is 0,6। तो देखिए मैंने एक -5 माइक्रोन कूलम का चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, इसको मैंने Q1 बोल दिया, और ये 0,6 वाले कोऑर्डिनेट पे। ठीक है, सो मान लो ये मेरे लिए A है, ये मेरे लिए O है। और बच्चों ध्यान से सुनना, आगे पढ़ते हैं। तो ये ड्राइंग आपको दिया होता, देखो यहाँ पे ये 6 माइक्रोन कूलम, यहाँ पे ये -5 माइक्रोन कूलम पॉइंट A पे और ओरिजिन पे रखा हुआ था। ये एक पॉइंट P है हमारा ऑन एक्स एक्सिस।
क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P हुज कोऑर्डिनेट्स आर 8,0 मीटर। तो हमको ये जो पॉइंट P है बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 8,0, तो मतलब यहां से ये डिस्टेंस कितना हो गया 8, तो मैंने इसको बोल दिया R2 इज इक्वल टू 8 मीटर। ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, देखो ये 0,6 दिया है, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया 6 मीटर। तो अगर ये आपका 8 मीटर है बच्चों, अगर ये आपका 6 मीटर है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है बराबर, क्योंकि मैंने खाली क्या किया है, ए और पी को कनेक्ट कर दिया है बच्चों। तो अगर ये 6 है, अगर ये 8 है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये कितना हो जाएगा, √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज √100 दैट इज 10 मीटर। तो मैंने देखो यहाँ पे इसकी लेंथ बता दी है बच्चों 10 मीटर। सो मेरे लिए AP डिस्टेंस जो है वो R1 है जिसकी वैल्यू 10 मीटर है, OP डिस्टेंस जो है वो R2 है उसकी वैल्यू 8 मीटर है, और AO डिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 6 मीटर है। बच्चों ध्यान से देखना, अब हमको क्या करना है, इस P पॉइंट पे पहले तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, और फिर क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द वर्क डन टू ब्रिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P। तो इन्फिनिटी से एक प्रोटॉन को अगर मेरे को पॉइंट P तक लाना है तो उसके लिए वर्क डन जो है वो कितना होगा वो कैलकुलेट करना है, एंड देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव साइन। ठीक है बच्चों, एक एक करके चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। पहले तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या बच्चों, ध्यान से देखो, जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at P is given by मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P को बच्चों VP से डिनोट करता हूं। ठीक है, सो VP इज इक्वल टू, क्या मैं बोल सकता हूं कि दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज एट A प्लस ध्यान से सुनना बच्चों, प्लस पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज एट ओरिजिन O। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसके फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। आइए अगले पेज में बच्चों ध्यान से देखिएगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो VP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से सुनना और समझना इसको। VP इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है आपका, VP का वैल्यू हो जाएगा, अगर हम पॉइंट A पे जो चार्ज है उसके लिए फॉर्मूला बनाए बच्चों, तो चार्ज क्या था Q1 और उसकी P से डिस्टेंस क्या है R1, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा 1/4πε0 इंटू Q1/R1, प्लस अगर दूसरे के लिए जाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस 1/4πε0 इंटू Q2/R2। ध्यान से देखना बच्चों, अब हम वैल्यूज है हमारे पास, हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो अब ये क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो, VP इज इक्वल टू, दोनों से मैं 1/4πε0 बाहर ले लेता हूं, दोनों से 1/4πε0 बाहर ले लेता हूं, इन ब्रैकेट ये हो जाएगा Q1/R1 प्लस Q2/R2। वैल्यूज पुट करते हैं, देखिएगा ध्यान से, VP हो जाएगा 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है बच्चों 9 इंटू 10⁹, ये सबको पता है आप लोगों को। Q1 कितना दिया हुआ था बच्चों, Q1 का वैल्यू दिया हुआ था -5 माइक्रोन कूलम, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ध्यान से सुनना, -5 माइक्रोन कूलम हो जाता है -5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम अपॉन R1 जो डिस्टेंस है वो कितना है बच्चों 10 मीटर ले लिया, देखो, प्लस अब Q2 की वैल्यू कितनी थी बच्चों 6 माइक्रोन कूलम, वो हो जाएगा कितना 6 इंटू 10⁻⁻6 राइट कूलम में, और डिस्टेंस कितना था आपका O से P का, दैट वाज R2, और उसकी वैल्यू कितनी थी 8 मीटर। ध्यान से देखते चलना बच्चों। अब देखो ऊपर न्यूमरेटर में देखो दोनों में 10⁻⁻6 कॉमन है बच्चों, उसको बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6 भी हम बाहर ले लेते हैं। इन ब्रैकेट मेरे पास क्या बचेगा, देखो -5/10 प्लस 6/8। बच्चों ध्यान से देखना, ये हो जाएगा VP इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻3। ठीक है, इन ब्रैकेट ऊपर और नीचे देखो, अगर अपन इसको कट कर देते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। सो आई कैन सिंपली राइट दिस एज बच्चों, ये हो जाएगा -1/2
+3/4 इन ब्रैकेट। ठीक है, ये कैलकुलेशंस और आगे करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। सो यहाँ से मेरा वीपी का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 10⁻³ एज इट इज़ इन ब्रैकेट। ये मैं अगर LCM 4 का ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा -2 + 3 इन ब्रैकेट, दिस बिकम्स VP इज इक्वल टू 9 × 10⁻³ × 1/4। अब आप इसको सिंपली डिवाइड कर लीजिए, VP की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 9 × 10⁻³ × 1/4 इज नथिंग बट 0.25। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कर दो, VP का वैल्यू हो जाएगा 2.25 × 10⁻³ वोल्ट। सो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू बोथ चार्जेस Q1 एंड Q2, ये अगर मैं निकालूं पॉइंट P पे तो वो कितना आएगा, 2.25 × 10⁻³ वोल्ट। ठीक है बच्चों, आइए आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। अब हमने जो अभी सॉल्व किया बच्चों, ये हमारा ए था क्वेश्चन का, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में हमको ए और बी करके दो चीजें पूछे थे। ठीक, सो हमने अभी जो निकाला बच्चों, ये मेरा ए था, क्वेश्चन का ए, मैं यहां लिख देता हूं, दिस वाज क्वेश्चन ए, पार्ट जो था वो निकाल दिया हमने। अब आ जाइए इसके बी पे, क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है आपका, बी पार्ट जो है, उसके लिए हमको क्या बोला है बच्चों, वर्क डन निकालना है हमको, प्रोटॉन को लेके आना है अगर पी पॉइंट पे। तो मैं लिखता हूं यहां, ध्यान देना बच्चों, वर्क डन in bringing a proton, ध्यान से सुनना, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ प्रोटॉन, जिसका चार्ज मैं बच्चों +Q से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, इसकी वैल्यू आप सबको पता है वैसे 1.6 × 10⁻⁻19 होती है। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ प्रोटॉन +Q फ्रॉम इन्फिनिटी इज गिवन एज, अब उस वर्क डन को हम कैसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना, वर्क डन जो W होगा दैट इज इक्वल टू, हम किसके अगेंस्ट लेके आ रहे हैं, पहले से आपके था Q1 और वो किसके अगेंस्ट आ रहा है, Q के अगेंस्ट, फिर प्लस वर्क डन है आपका Q2, उसके अगेंस्ट लिख रहे हैं हम Q के लिए। देखो ध्यान से, अब बच्चों ध्यान से समझना इसको, वर्क डन जब हम लिखने जाएंगे, वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहता है, ध्यान से देखो, इन दोनों के लिए 1/4πε0 आप कॉमन लेके लिख सकते हैं। ठीक है, या तो मैं चलो डायरेक्टली फॉर्मूले से लिख लेता हूं बच्चों, ध्यान से देखना, 1/4πε0 इंटू Q1Q, और पहले कहाँ है वो, इन्फिनिटी से, फर्स्ट केस में हम 1/∞ से R1 तक ला रहे हैं, दिस इज आवर फर्स्ट केस बच्चों, ध्यान से सुनना और समझना इसको, प्लस ये कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q2Q इन ब्रैकेट 1/∞ से कहाँ पे अब इसको लेके आएंगे बच्चों, 1/R2 तक। ध्यान से सुनना और समझना बच्चों। अब इसमें ध्यान दो, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0 बच्चों, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0 बच्चों, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मेरा W जो है दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1Q इन ब्रैकेट जस्ट -1/R1, और ये आपका हो जाएगा प्लस 1/4πε0 इंटू Q2Q इन ब्रैकेट जस्ट -1/R2। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अगर आप ध्यान से देखते हो तो इन दोनों में से क्या कॉमन है वो सब बाहर ले लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, तो माइनस तो पहले सब में कॉमन है, इन ब्रैकेट क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो, 1/4πε0 इंटू Q1/R1 प्लस 1/4πε0 इंटू Q2/R2, और यहाँ पे मैं कैपिटल Q जो है उसको बाहर ले लेता हूँ बच्चों, ध्यान से देखो। अब ये जो ब्रैकेट में आया है बच्चों, ध्यान से देखना, मैं इसको बॉक्स कर देता हूँ बच्चों, ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू बच्चों हमको आया है, ये वाली वैल्यू, क्या हमने ये वैल्यू पहले निकाली इस क्वेश्चन में, आ जाइए एक बार ध्यान से देखिएगा बच्चों,
चेक करो ना बच्चों, ये देखो इक्वेशन देखो ये वाला जरा, Vp इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 है ना बच्चों। तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1, ओके कोई इक्वेशन नहीं है यहाँ पे, तो हम अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें बच्चों इस क्वेश्चन में, तो ये इक्वेशन 1 से हम यहाँ पे देखो बच्चों, हम डायरेक्टली ये जो पूरा भी मैंने अलग कलर से एनसर्कल किया है बच्चों, ये पूरा टर्म जो है हमारा, ये पूरा टर्म हम इसको Vp लिख सकते हैं ना बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। आइए अगले पेज में बच्चों ध्यान से देखना इसको। तो अब बच्चों हम क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर हमारा वर्क डन जो है आपका, वर्क डन दैट इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट ये हो जाएगा Vp, इन ब्रैकेट ये हो जाएगा Q, और ये मैंने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1। आई होप सबको समझ में आया होगा बच्चों ये। अब वैल्यूज लेते हैं बच्चों, माइनस Vp की वैल्यू हमको पिछले क्वेश्चन में कितनी मिली, सॉरी पिछले सब क्वेश्चन में क्या मिली है देखते हैं एक बार, 2.25 इंटू 10⁻³ ठीक है बच्चों। मांगता है तो इसको इक्वेशन 2 बोल दो और फिर मैं यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करता हूँ। सो ये हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁻³ दिस इज वैल्यू ऑफ Vp इंटू Q की वैल्यू आपको बताया है ये क्या है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। सो इट इज़ ऑलवेज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये मैं बोल देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। आई होप बच्चों ये क्लियर है आप सब लोगों को। अब देखो ध्यान से, वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस 1.6 इंटू 2.25 बच्चों मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 3.600 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻19 ठीक है। सो वर्क डन कितना हो जाएगा देखो, माइनस 3.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल। तो बच्चों ये हमारा वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। इसकी आंसर है ना बच्चों टेक्स्ट बुक में थोड़ी रॉन्ग दी है, तो एक बार आप ध्यान से देख लेना इसको, ठीक है। आ जाओ, अब क्वेश्चन में इसका सिग्निफिकेंस पूछा था बच्चों, हमारा टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सिग्निफिकेंस लिख कर रखा है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देख लेना। सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड थे, पहले से जो आपके Q1 और Q2 के चार्जेस थे उनके अगेंस्ट में हम क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन को मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को। तो आपका चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। पर वर्क डन क्या रहता है, वर्क डन रहता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसका मतलब क्या हो गया कि वर्क डन हमारा नेगेटिव आएगा एंड देयरफॉर वर्क डन इन दिस केस इज नेगेटिव। इसीलिए बच्चों देखो, आप यहां ध्यान से देखोगे तो हमारा वर्क डन जो है यहाँ पे नेगेटिव आया है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, दिस इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। ये जो सब क्वेश्चन दिया था बी, इसका ये सिग्निफिकेंस है बच्चों, ठीक है। आओ आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान देना ना, ये वाला क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक बार ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स ईच प्लेट हैज एन एरिया, एरिया दिया है एंड द सेपरेशन आपको डी दिया है, राइट, कैपिटल ए और स्मॉल डी का वैल्यू दिया है। कैलकुलेट ए कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर बी इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। अगर हम इसको 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज कितना होगा, करेक्ट है। How would charge on the plate be affected if a 2 mm thick mica sheet of K equal to 6 is inserted between the plates while the voltage supply remains connected। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, एक एक करके बताता हूँ। सो पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं जल्दी से। सो गिवन में क्या क्या है देखो, गिवन में बच्चों आपको एरिया दिया हुआ है कितना, 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। फिर बच्चों आपको स्मॉल डी का वैल्यू दिया हुआ है 2 mm, ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। सो ए मिल गया, डी मिल गया। अब फाइंड करने के लिए क्या बोला है, ध्यान से देखो, टू फाइंड में बच्चों, टू फाइंड में ए पहले तो मेरे को यहाँ पे कैपेसिटेंस सी कैलकुलेट करना है। फिर बी में अगर जाओगे, ध्यान से सुनना, ए तो मिल गया, फिर आपको बी में क्या पूछा है, बी में आपको बोला है इफ वी इक्वल टू 100 वोल्ट, अगर हमारा वोल्टेज जो है वो 100 वोल्ट है तो हमको चार्ज निकालना है, दिस इज बी। और सी में क्या पूछा है बच्चों, ध्यान से देखो, सी में बोलता है कि अगर आपको एक थिकनेस, कितने थिकनेस का माइका डाला है बच्चों, 2 mm का। सो टी इज इक्वल टू 2 mm दैट इज 2 इंटू 10⁻³ मीटर, इतने का अगर मैंने माइका सीट डाला और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसकी कितनी रखी है बच्चों, 6, एंड
इफ v रिमेन्स कांस्टेंट, और अगर v का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, ये वही है, तो हमको इसकी वजह से क्या करना है, देन हमको q डैश की वैल्यू निकालनी है, नया चार्ज जो रहेगा, ठीक है, पूछा है ना हाउ वुड चार्ज, तो आपको अफेक्ट होगा, मतलब आपको नया वाला जो q है वो निकालना है, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो, इसके सॉल्यूशन में चलता हूं बच्चों, एक एक करके बताता हूं, सिंपल है क्वेश्चन। सबसे पहले बच्चों आपको जो बेसिक फॉर्मूला पता है उससे हमको पहली वैल्यू मिल जाएगी। सो वी नो दैट c जो रहता है, c इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, ये किसके लिए है, फॉर एयर, ठीक है। अब आपके पास सारे वैल्यूज हैं, सो c 6 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, इंटू एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10⁻12 अपॉन डी की वैल्यू इज 2 इंटू 10⁻3। ध्यान से देख लेना बच्चों, यहाँ से इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करते हैं, मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख देता हूँ बच्चों, ये हो जाएगा मेरा 26.55 इंटू 10⁻12। ध्यान दे देना बच्चों, ये हमारा हो गया फैरेड। सो दिस इज कैपेसिटेंस, फर्स्ट आंसर मिल गया बच्चों हमको, ठीक है। सो मैं यहाँ पे करते टाइम पे ही यहाँ हेडिंग लिख देता हूँ, ये हमारा ए है बच्चों, ठीक है। अब हम बी पे चलते हैं बच्चों, ध्यान देना। अब बी के लिए देखो, आप सबको एक और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है, सी क्यू बाई वी होता है। सो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं कि क्यू जो है दैट इज इक्वल टू सी वी। सी की वैल्यू है आपके पास 6, 1 मिनट स्टूडेंट्स, सी की वैल्यू कितनी मिली अपने को ऊपर, 26.55 इंटू 10⁻12, ठीक है, ये हमको सी का वैल्यू मिला। इंटू वी हमको कितना दिया हुआ था बच्चों, 100, सिंपली मल्टीप्लाई करना है, मतलब आपको चार्ज जो है वो कितना मिल गया, देखो 26.55 इंटू 10⁻10 कूलम। तो ये आपको बच्चों Q का वैल्यू मिल गया। अब थोड़ा ध्यान देना बच्चों, आ जाओ अगले पेज में, A और B हो गया बच्चों। अब C पे चलते हैं। C में क्या पूछा है, ध्यान से देखिए। C में बोला है न्यू कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस जब हम क्या डाल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक। सो न्यू कैपेसिटेंस फॉर डाइलेक्ट्रिक स्लैब, न्यू कैपेसिटेंस फॉर डाइलेक्ट्रिक स्लैब विथ thickness T, with T is equal to 2 into 10⁻³ मीटर, एंड आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है K का वैल्यू वो कितना दिया हुआ है, 6। तो हम क्या लिखेंगे, देखो न्यू कैपेसिटेंस को बच्चों हम C डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन के। बच्चों ध्यान से देख लेना, सारे वैल्यूज हैं हमारे पास, तो अगर हम इसको पुट कर देते हैं, एरिया कितना है आपका 6 इंटू 10⁻³ इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है, डिवाइड बाय, अब D का वैल्यू है बच्चों 2 इंटू 10⁻³ माइनस T का भी वैल्यू है 2 इंटू 10⁻³ फिर प्लस ये है आपका 2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 6। सिंपल बच्चों। अब देखो, अगर ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, तो ये 2 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, 6 जो है ये पलटी करके ऊपर चला जाएगा, तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, C डैश जो है दैट इज इक्वल टू, ये 6 ऊपर चला गया, सो 6 इंटू 6 कितना हो गया, 36 इंटू 8.85 इंटू 10⁻², ध्यान से देखो बच्चों, अच्छा नीचे और ऊपर ये 10⁻³ और ये 10⁻³ भी कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली इसको 10⁻12 लिख सकता हूँ बच्चों। तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 36 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12, यानी बच्चों मेरा C डैश का वैल्यू जो है, ध्यान से देख लो, C डैश का वैल्यू जो है मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 159.3 इंटू 10⁻12 फेरेड। तो ये हमारा न्यू कैपेसिटेंस हो गया, कब, जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहे हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमको न्यू कैपेसिटेंस से C डैश नहीं निकालना है बच्चों, हमको है ना, उन्होंने चार्ज पूछा है, तो अब हम वापस क्या कर सकते हैं, जैसे हमने थोड़े टाइम पहले किया था,
सी डैश जो रहता है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट क्यू डैश अपॉन वी, बिकॉज वी इज कांस्टेंट। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्यू डैश हो जाएगा सी डैश इंटू वी। आपके पास दोनों वैल्यूज हैं। सी डैश की वैल्यू कितनी मिली है 159.3 इंटू 10⁻⁻12 इंटू वी की वैल्यू है 100, यानी हमारा क्यू डैश का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 159.3 इंटू 10⁻10 कूलम। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ चार्ज फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज ही अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। नाउ बच्चों ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 13 है ना। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पी एंड क्यू। ये देखो 2.2 ड्राइंग्स दिए हैं बच्चों, मतलब देयर आर 2 केसेस। ठीक है, तो पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के बीच में अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है बच्चों। ध्यान से देखो दोनों ड्राइंग्स में। अच्छा, ये वाला जो ड्राइंग है बच्चों, मैं अलग अलग क्या कर रहा हूँ, दोनों का अलग अलग केस करके सॉल्व करने वाला हूँ। गिवन एरिया ऑफ ईच प्लेट ए दिया एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट इज डी। अब बच्चों ध्यान से सुनना, केस 1 के लिए चलते हैं, एक एक करके बताता हूँ। ये पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के बीच में देखो अपने को ये 3 ऐसे बनाए हुए हैं। अब बच्चों ध्यान से देखिए, अगर ऐसा लगाया रहता है, ऐसा लगाया रहता है ना, देखो एक के नीचे एक के नीचे एक, तो हम इनको बोलते हैं कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ध्यान से सुनना बच्चों, एक के नीचे एक के नीचे एक अगर यहाँ पे ऐसे लगाया रहता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो हम बोलते हैं कि दे आर इन सीरीज। और एक के आगे एक के आगे एक के आगे एक ऐसा लगाया रहता है तो हम बोलते हैं पैरेलल। तो बच्चों ध्यान से देखोगे तो ये जो सेकेंड ड्राइंग है, इसमें ये और ये आपस में सीरीज में है, पर ये और ये आपस में पैरेलल है। ध्यान से देखना बच्चों और समझना इसको। ठीक है, कैलकुलेशंस करते टाइम पे ये सब इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, ये तीनों जो प्लेट्स हैं उनका एरिया जो है बच्चों वो कॉमन है। तो देखो एरिया इनका कॉमन, इसलिए मैंने लिखा है एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए। पर जो इनके बीच का सेपरेशन है बच्चों, पी और क्यू के बीच में, ये जो टोटल डी है, ये कितने पार्ट्स में बचा हुआ है, 3 इक्वल पार्ट्स में। तो इसलिए d/3 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 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ कैलकुलेशन पे चलते हैं बच्चों। ध्यान से देखना और समझना। आप सब लोगों को पता है बच्चों कि कैपेसिटेंस जो C होता है उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, इट इज A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D, जब अपन स्लैब रखते हैं तो। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से बच्चों एक एक करके लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। पहले मैं पहले वाले के लिए लिख रहा हूं। सो C1 कितना हो जाएगा बच्चों, क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा A एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D कितना है मेरा यहां के लिए D/3। ध्यान से देखो, आई होप क्लियर है बच्चों। अच्छा, K1 की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, ध्यान से देखो 1 है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं A एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन D/3। अब देखो 3 जो है वो कांस्टेंट है, ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हमको क्या मिलेगा, देखो ये मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि दिस इज नथिंग बट 3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू 1। तो ध्यान से देखो बच्चों, हमको C1 कितना मिल गया, C1 मिलेगा 3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू 1। वैसे ही अगर C2 लिखने को जाएंगे बच्चों, ध्यान से देखो, सो C2 क्या हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट इंटू K2 अपॉन ये भी है D/3, ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट इंटू K2 का वैल्यू देखो है 3 अपॉन D/3 बच्चों। तो ये 3 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू 3। ध्यान देना। सिमिलरली अगर हम बच्चों C3 लिखते हैं तो C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K3 अपॉन D क्या है D/3। अगेन ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट इंटू K3 का वैल्यू कितना है 6 अपॉन D/3। 3 ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा 3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू 6। तो हमारे पास बच्चों C1 मिल गया, C2 मिल गया, C3 मिल गया। मैंने आपको क्वेश्चन से क्या समझाया था कि ये तीनों आपस में कैसे हैं, दे आर इन सीरीज। सो सिंस थ्री कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, देयरफॉर ध्यान से देखना, सीरीज में अपन कैसे लिखते हैं, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है बच्चों, आइए अगले पेज पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब मेरा CS
कैसे निकलेगा देखो बच्चों, मैं यहां पे लिख सकता हूं कि देयरफॉर 1/CS जो है दैट इज इक्वल टू 1/C1। ध्यान से देखना बच्चों, C1 की वैल्यू क्या थी, ये थी 3a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू 1, फिर प्लस 1 ये क्या था 3a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू 3, फिर प्लस C3, तो C3 की वैल्यू क्या थी 1/3a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू 6। ध्यान देना बच्चों, अब यहां से देखो ये हो जाएगा 1/CS इज इक्वल टू 1/CS इज इक्वल टू, सबका डी जो है वो पलटी करके ऊपर चला गया बच्चों, तो ये हो जाएगा D/3a एप्सिलॉन नॉट इंटू 1, फिर प्लस D/3a एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 प्लस D/3a एप्सिलॉन नॉट इंटू 6। ठीक है, इन सब में से जो पहले कॉमन है वो बाहर निकाल लेते हैं बच्चों, तो 1/CS इज इक्वल टू D/3a एप्सिलॉन नॉट हम बाहर निकाल लेते हैं बच्चों। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा वो लिखता हूं, देखो 1/1 इज 1 प्लस 1/3 प्लस 1/6 ये बचेगा बच्चों हमारे पास में। ठीक है, चलो एलसीएम लेते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 1/CS इज इक्वल टू D/3a एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 6 का एलसीएम ले लेता हूं बच्चों, ये हो जाएगा 6 + 2 + 1। ठीक है, अब इसके आगे देखते चलना बच्चों, यहां पे ध्यान से 1/CS जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा D/3a एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट ये हो गया 9/6। ठीक है बच्चों, अब देखो ये कैंसिल कर लेते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा देखो, ये 3 से ये कैंसिल कर लो, 3 3 जा 9 और ये 3 से ये 3 2 जा 6। सो बेसिकली हमारे पास क्या बच गया बच्चों, देखो 1/CS जो है ये हमारे पास बच गया D/ ये 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 2a एप्सिलॉन नॉट, यानी यहां से बच्चों मुझे CS का जो वैल्यू है वो क्या मिल जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q फॉर द फर्स्ट केस जो बच्चों हमको मिला, क्योंकि वो सीरीज में थे, तो CS की वैल्यू हमको क्या मिली, इट इज 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। आई होप बच्चों आप सब लोगों को ये समझ में आया। आइए अगले पेज पे चलते हैं बच्चों, ध्यान देना। अब बच्चों देखो ये जो सेकंड केस है ना, ध्यान से समझना इसको, सेकंड केस में क्या है देखो, ये दोनों तो आपस में सीरीज में है, पर ये जो है वो इन दोनों को पैरेलल में है। ठीक है, आपको एरिया देखो, इसका a/2 है, इनका भी a/2 है, a/2 है, ये d/2 है, और इसका देखो ये d। ठीक है, तो इसका आपका d था। अब अकॉर्डिंगली हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, जैसा मैंने पहले वाले में करके दिया वैसा ही है ये बच्चों। आप सबको पता है C का फॉर्मूला, जैसे हमने अभी किया था, C जो है इज नथिंग बट इट इज a एप्सिलॉन नॉट k अपॉन d, ये C का बेसिक फॉर्मूला है हमारा। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से बच्चों हम एक एक करके सब निकालेंगे। तो पहले C1 लिखते हैं, C1 क्या हो जाएगा देखो, C1 का एरिया इज a/2, ध्यान से समझना बच्चों, इंटू एप्सिलॉन नॉट वैसे ही रखता हूं, इंटू k हमारा क्या है k1, ठीक, अपॉन d कितना है देखो, d इज d ओनली, k1 की वैल्यू कितनी दी है 4 दी है बच्चों, तो ये मैंने लिख दिया यहां पे, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा a/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू k1 इज 4 डिवाइड बाई d। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको कट कर दूं, ये 2 और ये 4 को कट कर दूं 2 से, तो बच्चों ये अब क्या बन जाएगा देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि C1 जो है दैट इज इक्वल टू 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। ध्यान से सुन लेना बच्चों, तो ये हमको मिल गया C1 यहां से। ठीक है, अब ऐसे ही बच्चों मैं C2 निकालता हूं, तो C2 कितना हो जाएगा देखो, C2 हो जाएगा अगेन a/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू k2 अपॉन d। ये हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा a/2 एज इट इज इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू k2 के जगह पे क्या है बच्चों 3 अपॉन d।
यानी ये बच्चों अगर मैं लिखूंगा, ध्यान से देखना, ये अगर मैं लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा देखो, और इसका d जो है बच्चों इज d/2, ठीक है, जस्ट अ मिनट, हाँ इसका d जो है वो d/2 है बच्चों, ध्यान से देख लेना। अब मैं जो कैंसिल होने वाला है वो कट कर लेता हूँ, ठीक है। सो देखो ये 2 और ये 2 जो है बच्चों, ये 2 और ये 2 जो है वो बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरा C2 जो है दैट इज नथिंग बट इट इज 3a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। तो ये हमारा हो गया C2, ठीक है। सिमिलरली बच्चों हम C3 लिख सकते हैं फिगर से, ध्यान से देख लो। तो यहाँ पे C3 लिखता हूँ, C3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू K3 डिवाइड बाई d, क्या है d/2, ठीक है। जैसा इसके पहले किया था a/2 वैसे ही रहेगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू K3 का वैल्यू कितना दिया है बच्चों 6, तो ये यहाँ पे 6 डाल दिया अपन ने अपॉन d/2। अब देखो यहाँ पे भी देखो बच्चों, ऊपर और नीचे देखो, ये 2 और ये 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा वो हम लिखेंगे, C3 की वैल्यू हमारे पास बची C3 इज इक्वल टू 6a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। ये हो गया मेरा C3, ठीक। C1 मिल गया, C2 मिल गया, C3 मिल गया। आपको फिगर से क्या समझ में आ रहा है देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि फ्रॉम फिगर C2 एंड C3 आर इन सीरीज, तो ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में हम क्या करते हैं, सीरीज में हम फॉर्मूला लगाते हैं 1/CS। सो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1, सॉरी 1/C2 है ना वो बच्चों, सो 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। अब वैल्यूज खाली पुट कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखना। सो 1/CS जो होगा ये हो जाएगा 1/C2। C2 की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, ये आया था 3a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, ठीक, ध्यान से देखना बच्चों, प्लस 1/C3 की वैल्यू कितनी आ गई है 6a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, ठीक। दोनों का d पलटी करके ऊपर चला जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको। सो 1/CS जो है दैट इज इक्वल टू d/3a एप्सिलॉन नॉट प्लस d/6a एप्सिलॉन नॉट, ऐसा आएगा, राइट। अब देखो जो कॉमन है वो बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/CS इज इक्वल टू d/3a एप्सिलॉन नॉट हमारा कॉमन है, बाहर निकाल दिया, ये हो जाएगा 1 + 1/2, 1 + 1/2 इज नथिंग बट d/3a एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 + 1/2 इज 3/2 बच्चों, ठीक है। अगेन देखो जो कैंसिल हो रहा है वो कट कर लेते हैं, तो ये 3 और ये 3 बच्चों कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिला हमको, 1/CS की वैल्यू मुझे मिली d/2a एप्सिलॉन नॉट, यानी यहां से बच्चों मैंने पहले CS निकाल दिया, कितना 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। ध्यान देना बच्चों, एक बार CS की वैल्यू मिल गई बच्चों, तो अब ड्राइंग ध्यान से देखेंगे तो C2 और C3 का कॉम्बिनेशन अपन ने CS बोल के निकाल दिया, तो अब अपने पास क्या बचा C1 और CS, और ये दोनों आपस में कैसे रहेंगे मैंने पहले ही बता दिया, ये दोनों आपस में पैरेलल में रहेंगे, ठीक है। आइए बच्चों आगे ध्यान से देखिए, नाउ मैं यहां पे लिख दूंगा बच्चों, नाउ CS एंड C1 आर इन पैरेलल। तो अब अगर ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं बच्चों, CP जो रहता है दैट इज इक्वल टू CS प्लस C1, सिंपल। सो आपका CP का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा CS विच इज 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, प्लस C1 की भी वैल्यू कितनी थी 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, यानी बच्चों हमको CP का वैल्यू मिल जाएगा 4a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। तो पूरे क्वेश्चन को हमने 2 केसेस में सॉल्व कर दिया बच्चों, एक बार केस 1 बोल के हमने सीरीज वाला सॉल्व कर दिया, और फिर केस 2 जो सेकंड ड्राइंग थे उसको अपन ने अलग से सॉल्व किया, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा बच्चों, सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अगर आपको हमारा लेक्चर आज का पसंद आया होगा बच्चों तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।